नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें हम आपको बताएंगे फडणवीस के दिल्ली दौरे को लेकर क्यों बढ़ रही है सियासी हलचल। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि बीजेपी की जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद नजर आए। फिर 70,000 पदों पर महाभर्ती की भी बात होगी। फिर सलमान खान को लेकर एक बार फिर क्यों खड़ा हो गया है विवाद, वो आपको बताएंगे। और बात सुनेत्रा पवार की भी, लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। देवेंद्र फडणवीस के देर रात सीक्रेट दिल्ली दौरे से बड़ी सियासी हलचल। अब सुनेत्रा पवार की बात। महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनावों में बीजेपी की जीत से गदगद पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। महाराष्ट्र में 70,000 पदों पर महाभर्ती का ऐलान, नए तरीके से दी जाएगी सरकारी नौकरी। सलमान खान उद्धव ठाकरे से बड़े हिंदू, नीतीश राणे ने बयान देकर मचाया बवाल। महाराष्ट्र के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगी, डिप्टी सीएम का पदभार संभालने के बाद सुनेत्रा पवार का बयान। खबरों में सबसे पहले बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आधी रात दिल्ली पहुंचे, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से देर रात मुलाकात की और उसके बाद मुंबई लौट आए। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री के इस तरीके से अचानक दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय को लेकर चर्चाएं तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। विलय के संबंध में राज्य के सहयोगी दलों के साथ बातचीत शुरू होने की जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के संकेत हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक गोपनीय दिल्ली दौरा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे के बाद अब दिवंगत अजीत पवार की पत्नी और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी दिल्ली हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सोमवार देर रात किए गए गुप्त दिल्ली दौरे के बाद सुनेत्रा पवार के इस दौरे को विशेष महत्व दिया जा रहा है, यानी सियासी हलचल तेज हो गई है। इस दिल्ली दौरे में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ नजर आए। दरअसल महाराष्ट्र के 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के हाल ही में संपन्न चुनावों में बीजेपी पहले स्थान पर रही है, जबकि अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। इससे पहले नगर पालिका और महानगर पालिका चुनावों में भी रिकॉर्ड सीटें जीतकर बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की थी। इन चुनावों में जिला परिषद की 731 और पंचायत समितियों की 1462 सीटों के लिए मतदान हुआ था। जिला परिषद की 731 सीटों में से बीजेपी के सबसे ज्यादा 233 सदस्य चुने गए। इसके बाद अजीत पवार गुट ने 167 और शिंदे सेना ने 162 सीटें जीती थी। महायुति ने कुल 731 में से 562 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर कांग्रेस को 56, शरद पवार को 26 यानी शरद पवार गुट को और उद्धव सेना को 43 सीटें मिली हैं। इस तरह महाविकास आघाड़ी को कुल मिलाकर केवल 125 सीटें ही हासिल हुई। हालांकि नतीजों के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में मुलाकातों को लेकर काफी हलचल नजर आ रही है, क्योंकि ये दिल्ली की मुलाकात काफी अहम है। महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 12 जिला परिषदों की 731 सीट में से 552 सीट पर जीत दर्ज की। इन नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए बाकायदा ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि एक बार फिर महाराष्ट्र ने बीजेपी और महायुति को अपना आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने लिखा कि नगर निगम और नगर पालिका परिषद चुनावों में बीजेपी और महायुति की जोरदार सफलता के बाद महाराष्ट्र के लोगों ने जिला परिषद चुनावों में हमें एक मजबूत जनादेश दिया है। यह स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र में राज्य के लोग सुशासन और एक ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो राज्य की गौरवशाली संस्कृति की भावना में काम करे। मैं महाराष्ट्र के अपने बहनों और भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई गई। महायुति के प्रत्येक कार्यकर्ता को मेरा हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने जमीन पर बिना थके काम किया और महाराष्ट्र सरकार के ठोस रिकॉर्ड के साथ साथ सुशासन के लिए एनडीए के विजन को विस्तार से समझाया। सत्ताधारी महायुति की कुल 552 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 225 सीटें हैं। वहीं एनसीपी ने 165 और शिवसेना ने 162 सीट जीती है। दूसरी तरफ विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में कांग्रेस 55 सीट जीतकर सबसे आगे रही। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 43 और शरद पवार की राकपा को
26 सीट पर जीत मिली। महाराष्ट्र निर्माण सेना यानी मनसे ने लातूर और रत्नागिरी में एक एक सीट जीती। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सभी 12 जिलों में महायुति विजयी हुई है। इसमें बीजेपी 7 जिला परिषदों छत्रपति संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, सांगली, धाराशिव, परभणी और सतारा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिला परिषदों में शिवसेना आगे चल रही है, जबकि एक अन्य सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पुणे में जीत हासिल की है। कोल्हापुर और लातूर में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद महायुति सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है। फडणवीस ने कहा कि परिणाम दर्शाते हैं कि विपक्ष केवल मीडिया में मौजूद है और जनता की नब्ज पहचानने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष गलत तरीके से काम करता है, लेकिन हमारा काम अच्छे तरीके से होता है। यही कारण है कि वो हार जाते हैं। विपक्ष लड़ने की इच्छा शक्ति तक खो चुका है। जब वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं तो हार जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसी आलोचना पसंद नहीं करते। अब बात उस महाभर्ती की जो महाराष्ट्र में होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने महाभर्ती का ऐलान किया है। राज्य सरकार जल्द ही 70,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इतनी बड़ी भर्ती की घोषणा अपने सपने पूरे करने का एक बड़ा मौका है। सोमवार को भर्ती मुंबई में सेवा भर्ती नियमों में सुधार को लेकर हुई एक हाई लेवल मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि भर्तियां नए ट्रांसपेरेंट सिस्टम के आधार पर भरी जाएंगी। दरअसल महाराष्ट्र के अलग अलग फेज में 70,000 से ज्यादा पदों को भरने का प्लान है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि इनमें लगभग 50,000 पद महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भरे जाएंगे। बाकी 20,000 पदों पर सरकारी भर्ती की जिम्मेदारी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भर्ती एजेंसियों को सौंप दी जाएगी, जो परीक्षा और चयन प्रक्रियाओं को आयोजित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार एक नया राज्यव्यापी सरकारी भर्ती सिस्टम लागू करने वाली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में भर्ती के नए सिस्टम पर चर्चा हुई, जिसमें गवर्नेंस सुधारों को आगे बढ़ाने और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों को तेजी से करने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और हायरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देने पर फोकस किया गया। सीएम ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया में गैर जरूरी कागज और देरी को रोकने के लिए ऑनलाइन और डिजिटल वेरिफिकेशन मॉडल शुरू करने की जरूरत है। सीएम ने आगे बताया कि सभी मुख्य डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और भर्ती में ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता देते हुए बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को तेजी से करने का निर्देश दिया गया। राज्य के सर्विस भर्ती नियमों में बदलाव के बारे में फैसला जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कहा कि सलमान खान तो उद्धव ठाकरे से बड़े हिंदू हैं। उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने की हिम्मत तो दिखाई। उद्धव ठाकरे तो राहुल गांधी के सामने अपने पिता को हिंदू हृदय सम्राट बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। दरअसल 8 फरवरी को मुंबई में संघ प्रमुख ने संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक संवाद किया था। इस संवाद में विभिन्न क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों ने भी शिरकत की थी। इसी को लेकर राज ठाकरे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस इवेंट में अलग अलग फील्ड के कई जाने माने लोगों को बुलाया गया था और उनमें से कुछ असल में आए भी, लेकिन मैं मोहन राव भागवत को साफ साफ बताना चाहूंगा कि वो आपसे प्यार की वजह से नहीं आए थे, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के डर से आए थे। प्लीज इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि वो आपके लिए वहां आए थे। नीतीश राणे ने कहा कि मैं राज ठाकरे से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब मुंब्रा की AIMIM की पार्षद हिंदी में बोलती हैं कि कैसा हराया, तब राज ठाकरे कहां थे? उद्धव खान थे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम में धर्मांतरण, घुसपैठ और कम जनदर को जनसंख्या असंतुलन के लिए जिम्मेदार 3 प्रमुख कारकों से बताया था, जो हाल ही में हमने देखा। मोहन भागवत ने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक शोध एक परिवार में 3 बच्चे पैदा करने का सुझाव देते हैं, जो हालांकि पसंद का मामला है। भागवत ने लोगों का धर्मांतरण कराने और किसी संप्रदाय की आबादी बढ़ाने के लिए बल, प्रलोभन और छल का सहारा लिए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, उनके लिए घर वापसी ही एकमात्र उपाय है। घुसपैठ से जुड़े एक सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता भाषा के जरिए संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान करते हैं और उनकी सूचना अधिकारियों को देते हैं। जनसंख्या असंतुलन पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, इसके 3 प्रमुख कारण है। पहला, धर्मांतरण। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है, लेकिन लोगों का धर्म बदलवाने और किसी संप्रदाय की आबादी बढ़ाने के लिए बल, प्रलोभन या छल का सहारा लिया जाना पूरी तरह निंदनीय है। भागवत ने कहा कि जो लोग अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं और ऐसे लोगों के लिए घर वापसी एकमात्र उपाय है। यानी सीधे सीधे मुस्लिमों की बात उन्होंने कही और उसके बाद हमने देखा कि कैसे अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं।
खबरों के आखिर में बात सुनेत्रा पवार की, क्योंकि सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद का चार्ज संभाला और अपने स्वर्गीय पति अजीत पवार की विरासत और आदर्शों को बनाए रखने और एक से ज्यादा काबिल राज्य बनाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करने का वादा किया। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि वो महाराष्ट्र की भलाई के लिए पूरी वफादारी और लगन से काम करती रहेंगी। इस अवसर पर एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, स्टेट यूनियन चीफ सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, नरहरी जेरवाल समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट में सुनेत्रा पवार ने कहा कि आज जब मैं महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रही हूं तो मैं भरोसे, ड्यूटी और त्याग की भावना से भरी हुई हूं। माननीय अजीत दादा ने महाराष्ट्र के लोगों के विकास के लिए जो जिंदगी भर डेडिकेशन दिखाया वो मेरे लिए गाइडिंग लाइट है। मैं दादा के काम करने के तरीके, उनके फैसले लेने की काबिलियत और लोगों के साथ उनके गहरे रिश्ते से ताकत लेते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ूंगी। सुनेत्रा पवार ने कहा, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी उनके अधूरे सपनों को पूरा करना और किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम लोगों की उम्मीदों के साथ इंसाफ करना होगा। उन्होंने आगे कहा, दादा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनके आदर्शों की विरासत को बनाए रखने और एक से ज्यादा काबिल महाराष्ट्र बनाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करूंगी। इस मुश्किल समय में लोगों ने मुझे जो प्यार, समर्थन और भरोसा दिया है वही मेरी असली ताकत है। आज उनकी याद में मैं एक वादा करती हूं कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए पूरी वफादारी और लगन से काम करती रहूंगी। फिलहाल आज महाराष्ट्र फाइल में बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे महाराष्ट्र की कुछ अहम खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।